मुफ्ती में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वॉइस ऑफ अमेरिका से ख़ुसूसी गुफ्तगू। अब ये जिम्मेदारी अफगानों की है कि क्या वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में मिल बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या अफ़गानिस्तान को फिर 1990 की दहाई में धकेल देते हैं। भारत का निज़ाम सेहत कोविड की दूसरी लहर को सेहत का बहरान बनने से रोकने में नाकाम क्यों रहा? 2000 पॉपुलेशन में एक बेड है इंडिया के अंदर में। और ड्रामा साबित करते हैं कि शादी के रिश्तों को भी इस्लाह की ज़रूरत है। आमना मुफ्ती से बातचीत। प्रोग्राम व्यू 360 में खुशामदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ एरम अब्बासी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अफ़गान जंग जारी रहती है तो उससे अफ़गान अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अफ़गान अवाम अपने बच्चों के लिए एक महफूज मुस्तक़बिल चाहते हैं, माशी इस्तेहकाम चाहते हैं। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में हमारी साथी मोना काज़म शाह से एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में कही। अब ये जिम्मेदारी अफ़गानों की है कि क्या वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में मिल बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या अफ़गानिस्तान को फिर 1990 की दहाई में धकेल देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में आपने कहा कि ये इसका ओनस जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जी, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन से आपकी बात हुई गुज़िश्ता दिनों, तो ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका की इस वक्त पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान की अमेरिका से इस सिलसिले में क्या तवक्कुआत हैं? क्योंकि पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करे और पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान का जहाँ जहाँ कोई असर व रसूख है हम उसको इस्तेमाल करें वहाँ के अमन व इस्तेहकाम के लिए, वहाँ की बेहतरी के लिए, और वो हम कर रहे हैं। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का रोल बहुत मुस्बत है, तामीरी है। अच्छा, पाकिस्तान के तालिबान से इस वक्त ताल्लुकात किस नौइयत के हैं? हमारे ताल्लुकात उनके साथ मुनासिब हैं। वो अपनी सोच के मालिक हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी कायल करें कि इंगेज रहना उनके मफाद में है और अफ़गानिस्तान का अमन अफ़गानों के मफाद में है और वो भी अफ़गान हैं। कश्मीर के मसले पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पिछली दफ़ा UNGA में बहुत दिफा किया था और बहुत पुरज़ोर तरीके से एक कैंपेन चली थी। उसका नतीजा क्या निकला है और वो उसकी क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, कश्मीर का मसला जो है वो कुछ अरसे से बैक बर्नर पे चला गया था क्योंकि दुनिया की तवज्जो दहशत गर्दी पर मशहूर थी। 9/11 के बाद लोगों की तवज्जो उस तरफ हो गई और बहुत से अहम मसाइल जो हल तलब थे और हैं वो सरफ़ नज़र हो गए। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन का मसला, मिसाल के तौर पर कश्मीर का मसला, तो उससे वो पेशरफ्त न हो सकी जो होनी चाहिए थी। लेकिन ये एहसास मौजूद है कि अगर बर्रे सग़ीर में आपने देर पा अमन हासिल करना है, अगर मशरक़ वस्ता में आपको देर पा अमन की आप ख्वाहिश रखते हैं, तो इन दोनों सुलगते हुए मसलों को आपको हल करना होगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए रुकावटें क्या हैं। तो उनमें से एक सबसे बड़ी रुकावट मसला कश्मीर है। तो उस पर अगर पेशरफ्त होती है तो उससे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ख़ित्ते को फ़ायदा होगा और सबसे बढ़कर जो महकूम मज़लूम कश्मीरी है उसको सुख का सांस मिलेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर हो गया है, लेकिन आने वाला लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो OIC का क्या है और पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या इक़दाम लेगा? देखिए, सीज़ फायर की तो कोशिश पहली तरजीह इसलिए थी कि मासूम जानें मुतासर हो रही थी, बमबारी हो रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, हलाक हो रहे थे। तो मामलात को ठंडा करना और फायरबंदी पहली तरजीह मंतकी सी बात थी और उसके लिए
ہم نے کوشش کی, پاکستان نے اپنا حصہ ملایا, OIC نے مل کر متفقہ طور پر ایک کوشش کی اور وہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوئی. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. حل کے لیے تو بیٹھنا ہوگا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جس میں کہ مستقل بنیادوں پر فلسطینی اور اسرائیلی امن کے ساتھ رہ سکے, اور پڑوسی تو رہیں گے, جغرافیہ نے ان کو جوڑا ہوا ہے, تو امن کے ساتھ رہ سکے. اور اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اس کی ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی ایک تائید کی ہے. اور میں نے کل جتنی گفتگو سنی, بالعموم جو لوگوں کی جو اشارہ تھا اور لوگ جس طرف سمجھتے ہیں کہ آگے پیش رفت ہو سکتی ہے, وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے. یہ بھی پاکستان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان جس طرح سے کشمیر یا فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس طرح سے ویگر مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پاکستان ہر جگہ جہاں جہاں پاکستان کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہے تو پاکستان اس طرف بات کرتا ہے. اب مختلف انداز ہوتے ہیں گفتگو کے. جب آپ جن کے ساتھ آپ کے مراسم ہوتے ہیں, اچھے تعلقات ہوتے ہیں, تو جب ان سے بات کرتے ہیں اس کا انداز دوستانہ ہوتا ہے. 2 اشروں کی جنگ کے بعد امریکی فوجی افغانستان سے انخلا شروع کر رہے ہیں. امریکی قانون ساز بائیڈن انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ فوجی مداخلت کے خاتمے کے بعد بائیڈن انتظامیہ کی خطے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی. اس حوالے سے آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دکھائیں گے آگے آنے والے پروگرامز میں, لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. Success in Afghanistan can't mean more to the United States than it means to the Afghans. The Taliban face a fundamental choice between 2 very different futures. اب بھارت کا ذکر کرتے ہیں, جہاں کووڈ کی دوسری لہر مسلسل پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. کرناٹکا میں کووڈ کیسز میں تو تھوڑی کمی آئی ہے, لیکن مریضوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کے بعد وہاں لاک ڈاؤن میں 7 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. اس وبا سے بھارت میں پیدا ہونے والا شدید بحران ملک کے نظام صحت پر خاصے سوالات کا باعث بن رہا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ 6 برسوں سے بھارت صحت عامہ پر سری لنکا اور تھائی لینڈ جیسے چھوٹے ممالک سے بھی اپنے GDP کا نسبتاً کم حصہ یعنی 3.6% خرچ کرتا آیا ہے. بھارت کا صحت عامہ کا نظام کرونا کی وبا کی دوسری لہر کو صحت کا بحران بننے سے کیوں نہیں روک سکا؟ مزید تفصیل بھارت کے دارالحکومت دہلی سے اس رپورٹ میں. انڈیا پچھلے کئی ہفتوں سے کووڈ-19 کی دوسری لہر سے جنگ لڑ رہا ہے. بیتے ہفتوں میں کووڈ پیشنٹس کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہر 4 منٹ میں ایک نیا کیس سامنے آ رہا تھا. اور ان حالات میں انڈیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم مکمل طور پر کولیپس دکھائی دیا. تو یہ سوچے ہمارا دیش فیل ہو گیا. ہماری دونوں سرکاریں, چاہے وہ دلی سرکار ہوئے چاہے وہ بھارت کی سرکار ہوئے, دونوں کمپلیٹ فیل ہوئی. ان کے پاس 1 سال پورا تھا, پورے 9 مہینے تھے ان کے پاس اس ویو کی تیاری کرنے کے لیے, جو ہر سائنٹسٹ ہر ڈاکٹر نے بولا تھا یہ ویو آئے گی, لیکن ہماری سرکاروں نے کوئی تیاری نہیں کری. ان 2 ہفتوں میں انڈیا نے سب سے زیادہ کووڈ پیشنٹس رپورٹ ہونے کا ریکارڈ بھی توڑا, جو بہت پریشان کن بات تھی. ہاسپٹلز میں جگہ نہیں تھی اور مریض آکسیجن اور بیڈز نہ ملنے کی وجہ سے باہر آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھے گئے. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں بیڈ نہیں ہے, میں اپنے مریض کو کہاں لے جاؤں؟ اپنے گھر پہ لے جا کے اور مریضوں کو مریض بنا دوں؟ اموات کی تعداد یکدم بڑھ جانے سے شمشان گھاٹوں میں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. جب بہت زور تھا ماہواری کا تو یہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں,
लोग रो रहे थे, कोई किसी की बॉडी उठाने वाला नहीं था। अभी संस्कार यहीं पे होते हैं, यहाँ पर 13 बॉडियों का संस्कार होता है। उसके बाद जगह कवर हो जाती है तो हम आगे करते हैं, आगे के बाद और पटरी पे कवर कर देते हैं। वो टाइम था 105 बॉडी, 110 बॉडी, 125 तक पूरा यहाँ पर लाने लगी थी। क्या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी या कुछ और, या इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल ही नहीं था कि वो इतना बड़ा प्रेशर बर्दाश्त कर सके? अब डॉक्टर जो है इंडिया में 1250 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में 250 के लिए एक डॉक्टर है। अब 5 गुना ज़्यादा है, तो अब 5 गुना काम एक डॉक्टर को करना पड़ेगा, तभी कोप अप हो सकता है। तो डॉक्टर अपनी मेहनत करके जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कोप अप कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशन है अमेरिका में कि एक डॉक्टर को 6 घंटे से ज़्यादा कोविड वार्ड में काम नहीं किया देना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स करते ही रह रहे हैं काम, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ये तो वो एक बात। अब दूसरी रिसोर्सेज है हॉस्पिटलाइजेशन। 2000 पॉपुलेशन में एक बेड है इंडिया के अंदर में, जबकि अमेरिका में 330 में एक बेड है। तो अपने पास बेड भी अराउंड 5.5 से 6 गुना कम है बेड। और जिस हालात में पॉपुलेशन बीमार पड़ रही है, उस हालात में सबको बेड देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इसलिए लोग सोच रहे थे कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इंडिया की सिचुएशन से दूसरे ममालिक को चाहिए कि वो कोविड की इस नई वेव के लिए पहले से ही तैयार रहें और गवर्नमेंट ऐसे सख्त कदम उठाए कि किसी और को इस तरह की सिचुएशन देखनी ना पड़े, वरना वही हाल होगा जो इंडिया में हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भावन गोस्वामी, दिल्ली। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की वजह से लगाई गई पाबंदियों में आज से नरमी की तजवीज़ तो दी गई थी, मगर सिंध की इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से मजीद 2 हफ्ते की पाबंदी लागू कर दी गई है। सूबे में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि मार्केट भी 9 की बजाय 6 बजे तक ही खोली जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तजवीज़ पेश की थी कि उन अजला में जहां कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां तालीमी इदारे खोल दिए जाए, जबकि आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दे दी जाए। पाकिस्तान में कहीं लॉकडाउन तो कहीं लॉकडाउन में नरमी, इसके असरात पर हम कल के व्यू 360 में तफसील से बात करेंगे। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। रात 8 बजे का ड्रामा आज भी पाकिस्तान में टीवी एंटरटेनमेंट का सबसे अहम घंटा होता है। आज भी ख़ानदान उसी के लिए टीवी के गिर्द जमा होते हैं, मगर ड्रामे के मौज़ूआत और किरदारों पर अब सख्त तनकीद भी की जाती है। आज मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत से गुफ्तगू पर मबनी हमारी खुसूसी सीरीज़ इंटरव्यू 360 के आखिरी हिस्से में मुलाकात नॉवल और ड्रामा निगार आमना मुफ्ती से। आलू बराए फ़रोख्त नहीं, जहेज़, आखिरी स्टेशन, दिल ना उम्मीद तो नहीं, समाजी मसाइल पर आमना कई ड्रामे लिख चुकी हैं जिनमें ख़वातीन के किरदारों में गहराई नज़र आती है। सारा ज़मान ने ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत से पहलुओं पर आमना मुफ्ती से बात की। गुफ्तगू का मुख्तसर हिस्सा देखते हैं। देखिए, मुकम्मल तौर पे मतलब है ही कमर्शियलिज्म इस वक्त। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि कुछ भी जो लिखा जा रहा है वो इस पर्पज़ से लिखा जा रहा है कि उससे कोई अदब की खिदमत हो रही है, या हम कोई ड्रामे की कोई किसी तरह की टेक्निक के ऊपर कोई काम कर रहे हैं या राइटिंग की टेक्निक पे काम करें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये देखा जा रहा है रेटिंग,
ट्रेंडिंग को भी इतना नहीं देखा जा रहा क्योंकि उसका फायदा चैनल वालों को तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो सिर्फ रेटिंग को देखा जा रहा है। स्टोरी का स्ट्रक्चर तक खराब कर दिया गया है। एक तरफ लोग जो कहते हैं जी हम वो देख रहे हैं जो चैनल हमें दिखा रहा है, और चैनल वाले कहते हैं कि हम वो दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। या आपके ख्याल में गाइड प्रोसेस को कौन कर रहा है? चैनल वाले सच्चे, क्योंकि उनके पास जो गाइडलाइन है वो रेटिंग है। ठीक है, लोग झूठे हैं, सब देखते हैं। बेशक घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकेंगे, छुप के कमरे में देखेंगे। मैं जितने हजरात से मिली हूँ, मर्द हजरात से, सबसे पहले कहते हैं आप ड्रामे लिखते हैं? हम नहीं देखते ड्रामे, आजकल एक बड़ा गंदा ड्रामा आ रहा है जी। तो जब आप ड्रामे नहीं देखते, मुझे तो नहीं पता कौन सा गंदा ड्रामा आ रहा है, उनको कैसे पता चल जाता है? वजह ये कि वो सारा पूरी स्टोरी सुनाते हैं, उसमें जी एक लड़की है जी बहनोई के पीछे लगी हुई है। अच्छा है, वो ये भी कहती है, उनको डायलॉग भी याद होते हैं। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं और रेटिंग वही लेके आ रहे हैं। और फिर चूंकि मुनाफकत है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मानिए, हम ठोक के मानिए कि हाँ मैं देखता हूँ ये वाले ड्रामे और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और अपना खुद एनालिसिस कीजिए कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये ड्रामे। कुछ है पीछे दिमाग में, कोई रीजन है। मेरी एंटरटेनमेंट की सेंस ऐसी हो चुकी है, अपने आप से सवाल नहीं करना ना, चैनल वाले जी बड़े गंदे ड्रामे बना रहे तो आप देखिए मत ना, ताकि चैनल वाले ना बने। ये कौन फैसला करेगा कि ये माशरती अक़दार हैं या नहीं, इससे कुछ अच्छा असर पड़ेगा या इससे कुछ मनफी असर पड़ सकता है? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि सबसे बड़ी रेगुलेशन सोसाइटी की तरफ से होती है, फीडबैक। और हमारे पास सोशल मीडिया इतना बड़ा मौजूद है जो एक बात करता है, खुल के बात करते हैं, लोग अपनी राय देते हैं, और व्लॉग भी लोग बनाते हैं, इस पे ब्लॉगर्स भी हैं जो लिख रहे हैं। तो तनकीद के लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है अलहदा से। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना, ये सब चीज़ें मैं इनको कभी भी सेहतमंद रवैया नहीं समझती हूँ। क्या ये दुरुस्त है कि आज का ड्रामा वैसा नहीं जैसा पीटीवी के दौर का था ड्रामा? ये इंसाफ है राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, ड्रामा बनाने वालों के साथ? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है, और ये इतनी बड़ी ज्यादती और जुल्म है कि इस पे मैं बहुत बोलती हूँ। देखिए, पूरी आपके हमारे टैक्सों से एक इदारा चल रहा था, और वहाँ पे अदीबों को एक पूरी आज़ादी, एक माहौल मिला हुआ था, और वो चंद चोज़न वंस थे। हम सबको पता है कि वो क्यों थे और वो किस वजह से थे वहाँ पे, और वो क्यों क्या था वो सबको पता है, वो सब गेम। अब इतनी आसानी थी, और उसमें 13 अफसाद का अपने ड्रामा लिखना था। हमारे वाले कोई मसाइल नहीं थे, ऑडियंस कहीं नहीं भागे जा रहे थे, वो भी ना देखते तो वो घुट के मर जाते, तो वो कैदियों के लिए नशरियात थी वो, तो वो देखी जा रही थी। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो उतनी स्लो आंच पे पकती थी चीज़ें। तो आज तो हमें प्रेशर कुकर में, बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है जिसमें हम बंद है। रेटिंग सेकंड पे, पहले 2 एपिसोड की रेटिंग नहीं आई, क्यों नहीं आई? 5 की भी नहीं आई, क्यों नहीं आई? चलो अब इसके 4 एपिसोड बना के चलाओ। इनकी भी नहीं आ रही तो बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो। आपका करियर जाता है तो भाड़ में जाए। यहाँ कोई बैठ के मन चले का सौदा नहीं देखने वाला। बनाइए तो सही और चलाइए तो सही, रेटिंग यूं जाके पड़ेगी। मुकम्मल गुफ्तगू हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जा चुकी है। ड्रामा शौक से देखने वालों को अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। एक होती है सर्कल कबड्डी, जिसमें कवानीन होते हैं कि कहाँ नहीं मारना और क्या नहीं करना, लेकिन अब जारियत से भरी बगैर किसी कवायद व ज़वाबित के फ्री स्टाइल कबड्डी को भी पंजाब में खासी मकबूलियत हासिल है। इसमें थप्पड़ों की बरसात बिला किसी झिझक होती है। इस कबड्डी के लिए पहलवान तैयारी कैसे करते हैं, ये आप जान पाएंगे हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में, लेकिन अभी देखते हैं इसकी एक झलक। बहुत मजा आता है और इतना खुल के खेलूं, इतना करंट आ जाता है। इसकी तैयारी के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये पंजाब का कल्चर है।
ماسک سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے لوگوں کو 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تاہم امریکہ میں امراض کی روک تھام سے متعلق ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں وہ بغیر ماسک کے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن کیا 1 سال کے بعد CDC کے اس اعلان سے چیزیں ایک دم بدل جائیں گی؟ اور کیا لوگوں کے لیے یہ سب اتنا ہی آسان ہے کہ وہ بلا خوف ماسک اتار کر عوام میں اعتماد سے گھوم پھر سکیں؟ یہ جاننے کے لیے سعدیہ زیب رانجھا نے ماہر نفسیات اور عام لوگوں سے بات کی. ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مکمل طور پر ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندیاں بتدریج نرم اور بعض جگہوں پر مکمل طور پر ہٹائی جا رہی ہیں. I think it's a great milestone, a great day. لیکن بہت سے لوگ ماسک اتارنے سے گھبرا بھی رہے ہیں. I am fully vaccinated. مجھے ویکسین کی 2 خوراکیں لگ چکی ہیں. اس کے باوجود میں ماسک پہننے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے زیادہ محفوظ معلوم ہوتا ہے. ماہر نفسیات ڈیوڈ شارنے کہتے ہیں کہ 1.25 سال سے جاری اس انتہائی مہلک وبا نے لوگوں کا طرز زندگی بدل دیا، انہیں مخصوص احتیاطی تدابیر کی عادت ڈال دی. ایسے میں نئی ہدایات آتے ہی بلا خوف گھومنے پھرنے کے لیے خود کو تیار کرنا اتنا آسان نہیں. As for re-entry anxiety, I really do think it's real. ری انٹری اینگزائٹی ایک حقیقت ہے. 1 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ہی روٹین کے بعد تبدیلی میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ آپ نے سائیکل چلانا چھوڑ دی ہو اور لمبے عرصے بعد پھر سے چلانے میں کمفرٹ کا وہ لیول نہیں ہوگا. اور دوسری چیز غیر یقینی کی صورتحال ہے، یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں کہ اگر وہ ماسک نہیں پہنیں گے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا. ماسک پہننے سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے باوجود عوامی مقامات پر زیادہ تر لوگ اب بھی ناک اور منہ ڈھانپے ہوئے نظر آ رہے ہیں. I'm fully vaccinated. مجھے بھی ویکسین لگ چکی ہے، لیکن میں نے اس لیے ماسک پہن رکھا ہے کیونکہ مجھے دوسروں کی حفاظت کا خیال ہے. ہو سکتا ہے باہر ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے ویکسین نہیں لی. ماہر نفسیات ڈیوڈ شارنے کا کہنا ہے کہ معمول کی جانب لوٹنے میں پریشانی یا اینگزائٹی کا سامنا کرنے والوں کو چاہیے کہ روزمرہ زندگی میں ایک ساتھ بہت سی تبدیلیاں نہ لائیں. I believe in taking small steps to begin. میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے جائیں، آہستہ آہستہ معمول کی جانب لوٹا جائے. اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں. ماہرین کا مشورہ ہے کہ شروع میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ ساتھ جان پہچان کے لوگوں سے ملنا شروع کیا جائے اور پھر چھوٹے گروپس میں تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے رفتہ رفتہ معمول کی جانب لوٹا جائے. لیکن جو لوگ پہلے ہی ماسک پہننا پسند نہیں کر رہے تھے وہ اب سکون کا سانس لے رہے ہیں. میں بغیر ماسک کے زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماسک پہننا صحت کے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے اور ویکسین کے بعد میں عوام میں بغیر ماسک کے نکل رہا ہوں. امریکہ میں عوامی مقامات کے ساتھ ساتھ ریسٹورانٹس، دکانوں اور دیگر کاروباروں میں بھی ماسک سے متعلق پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں. تاہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کاروباروں کی ہدایات کا بھی احترام کیا جائے جنہوں نے ماسک پہننے کو فی الحال ضروری قرار دے رکھا ہے. ہمارے ہاں اب بھی فیس ماسک پہننے کی پابندی ہے کیونکہ ہر کوئی تو ابھی ویکسینیٹڈ نہیں ہے، اور اگر ہم نے یہ پابندی ہٹا دی تو ہو سکتا ہے ہمارے وہ گاہک آنے میں ہچکچائیں جنہیں ابھی ویکسین نہیں لگی. تو ہم اس وقت تک یہ پابندی رکھیں گے جب تک سب لوگوں کو دونوں خوراکیں لگ نہیں جاتی. ایسے میں جب امریکہ میں فلی ویکسینیٹڈ لوگوں پر سے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں، کاروبار کھولے جا رہے ہیں اور موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 5 دن اسکول کھولنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، بعض لوگ دیگر ملکوں میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی اقسام سے اب بھی خوفزدہ ہیں، کیونکہ ماہرین صحت بارہا کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک اس وبا سے مکمل طور پر پاک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک پوری دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.